हेलो डियर ऑल, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ईरम, मनीषा, मेधावी। अभी हम मॉडर्न पीरियड के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो अभी मॉडर्न पीरियड के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ईरम, कल मैंने प्रैक्टिस सेट्स आपको बोला था कराने के लिए, भेजने के लिए, तो मैंने प्रैक्टिस सेट्स थोड़े बनाए हैं। मैं यहाँ पे नहीं, ग्रुप पे भेजती हूँ, ठीक है? क्लास के बाद में। एक मिनट में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस फिक्स करके आती हूँ। क्वेश्चन के आंसर्स देखो, अभी मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। देखो, माइंड से ही पेपर होगा, सारे लोग माइंड डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को ही तैयार रखना है, जो भी एग्ज़ाम है, जैसा भी होगा। और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं सिलेबस और इतना सबका कोई भी क्लैरिटी ना होना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो अब बच्चे क्या करें? ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स मैंने कुछ प्रिपेयर किए थे, वो मैं भेजती हूँ। हर चीज़, हाँ, वही तो कह रही हूँ कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, हर चीज़ में आप लोग। और वो भी जब ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में गवर्नमेंट को चीज़ों को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, क्योंकि देश की लड़कियां जो हैं, स्टेट की जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका भला सोच करके कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ईज़ हो पाए। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सब चीज़ें का कंफ्यूजन। प्रैक्टिस बेटा, देखो, मैं तो क्वेश्चंस ही करा रही हूँ, ठीक है? मैं तो क्वेश्चंस ही करा ही रही हूँ, तो क्या बोलूँ अब? चलो, ठीक है, बताओ। ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया। हाँ, यहाँ पे आओ, वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का क्वेश्चन था, वो इसके बाद में कराएंगे, अभी हम इस वाली उसमें थे। हाँ, सो क्वेश्चन है, व्हिच इज जीबी शॉज फुल लेंथ प्ले? जीबी शॉ का फुल लेंथ प्ले कौन सा है इनमें से? ये सारे जो प्लेज हैं, ये जीबी शॉ के हैं, तो उसमें फुल लेंथ प्ले आपकी नज़र में कौन सा है? पहला है सीजर एंड क्लियोपैट्रा, दूसरा है बियॉन्ड बिलियंस, तीसरा है आर्म्स एंड द मैन, दूसरा यू कैन नेवर टेल, चौथा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बियॉन्ड बिलियंस, ठीक है? बियॉन्ड बिलियंस जो है, ये इनका वो है फुल लेंथ प्ले, जीबी शॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइम इज अ फेमस कैरेक्टर अपीयर्स इन। क्लाइम जो है एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो अपीयर होता है। ये किस में अपीयर होता है, ये आपको बताना है। तो ये अपीयर होता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी, 1878। ठीक है, इसके फेमस, ये एक नॉवल है, ये एक रोमांटिक नॉवल है। क्लाइम एक कैरेक्टर है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रोमांटिक नॉवल।
नेक्स्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक बार देख लेते हैं आंसर्स। Who disease is the best died in the wood villains appear in? ये जोसेफ कर्नाड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये याद रखना है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो जोसेफ कर्नाड की है, क्योंकि ये फेमस है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगा ही। हाँ, ये अच्छा है। द डायनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा ऑफ नेपोलियनिक वॉर रिटन बाय। दीपशिका, प्रैक्टिस सेट देना ही पड़ेगा, सजेस्ट कैसे करूं, मतलब क्योंकि मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड तो कर नहीं रहा है जो मैं आपसे कह दूं नहीं ये ले लो। अब मैंने राइटर आपको भीमेश दहिया बताए थे, उनके प्रैक्टिस सेट्स स्पेशली इस एग्जाम के लिए तो है नहीं। हाँ, द डायनेस्ट इज एन एपिक पोयम ऑफ द नेपोलियनिक वॉर रिटन बाय, ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ठीक है, रिटन बाय थॉमस हार्डी। Thomas Hardy's A Group of Noble Dames is a ग्रुप ऑफ नॉबल डेम्स जो है वो क्या है? A group of noble dames is a collection of short stories. It is a collection of short stories. फेमस है ये गाइस, 1891 में आया। ठीक है, और ये एक नॉबल थीम पर बेस्ड स्टोरीज है सारी। ठीक है, जैसे इसमें नॉबल डेम्स लिखा हुआ है वैसे ही। Whose time theories fascinated J.B. Priestley more? किसके टाइम की थियरी ने जेबी प्रिस्टली को सबसे ज्यादा फैसिनेट किया, लुभाया? लैंचेस्टर हॉगबन, एच.जी.सी. ग्रेयर्सन, चार्ल्स डार्विन या फिर जे.डब्ल्यू. ड्यूने? तो जेबी प्रिस्टली को सबसे ज्यादा किस टाइम की थियरी ने बहुत ज्यादा फैसिनेट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जे.डब्ल्यू. ड्यूने। जे.डब्ल्यू. ड्यूने। हाँ, सीनो कैसीज फर्स्ट प्ले वाज प्रोड्यूस्ड एट द एबे थिएटर। ये जो सीनो कैसी एबे थिएटर वाले थोड़े क्वेश्चन हम ध्यान से देख लेंगे। एबे थिएटर में 1923 में इंटाइटल किस नाम से इंटाइटल था ये? अ शैडो ऑफ अ गनमैन। द शैडो ऑफ अ गनमैन। सीएनओ कैसी का था, 1923 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, सीएनओ कैसी। ये आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम का था। आयरिश वॉर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम का था। नेक्स्ट है, Elsie Knights and D.W. Harding were the members of which of the following review's editorial board? Scrutiny, Rhythm, The English Review, The Pioneer. Scrutiny. Scrutiny. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A quarterly journal devoted to English scholarship started in 1925 was entitled The Review of English Studies.
द रिव्यू ऑफ इंग्लिश स्टडीज 1925। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली ये एकेडमिक जर्नल था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलता था, एकेडमिक जर्नल था। नेक्स्ट है गाइल्स विंटरबॉर्न एंड मैरी साउथ आर टू ऑफ द थॉमस हार्डीज मोस्ट नोबल फिगर्स। ये किसके फिगर्स हैं? एक बार फिर से देखो, गाइल्स विंटरबॉर्न और मार्टी साउथ। ठीक है, गाइल्स विंटरबॉर्न और मार्टी साउथ विंटर में बॉर्न हुए, ये साउथ में बॉर्न हुए। ये किस नोबल के फिगर हैं? तो ये आपको बताना है कौन सी नोबल के फिगर हैं। तो मैं बता दूं, ये है किसके? द वुडलैंडर्स। द वुडलैंडर्स। थॉमस हार्डी की है द वुडलैंडर्स। अरेंजमेंट पूछा हुआ है इसमें, और ये थॉमस हार्डी की बुक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। टाइम जो है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरविच। सो एज इट इज ही क्वेश्चन ये लिखेंगे, एज इट इज ही आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरविच। Eustacia Way is a typical character appears in Thomas Hardy's. ये इसी का कैरेक्टर है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव का। द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव का कैरेक्टर है ये। Which of the following Thomas Hardy's novels reveals a study of man's helplessness before the malignancy of an all-powerful fate? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे बार बार स्टेटमेंट्स दे रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी नॉवेल ये रिवील करती है कि मानव की जो हेल्पलेसनेस की स्टडी है, जब मतलब जब उसकी स्थिति बहुत खराब थी उसके पहले की स्टडी है, उसके बाद में उसे फेट मिला, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ द नेटिव। मतलब ये अपीयर हुआ है रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, इसकी डेट मैंने आपको बता दी थी ना, 1878। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोल दिया, हो सकता है मैच करने के लिए आ जाए, लेकिन एक डेट ऐसी आएगी जो आपको बहुत अच्छे से पता होगी अगर मैच करने की डेट आई तो। केलियार्ड स्कूल इज अ टर्म अप्लाइड टू द विंटर्स ऑफ। एक्चुअली केलियार्ड स्कूल एक टर्म है राइटर्स ऑफ विंटर्स ऑफ अप्लाइड टू द राइटर्स ऑफ रोमांटिक फिक्शन। ठीक है, अ क्लास ऑफ रोमांटिक फिक्शन अफेक्टेड टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ वर्नाक्युलर कॉमन लाइफ इन स्कॉटलैंड। किससे संबंधित है केलियार्ड स्कूल? रोमांटिक फिक्शन अफेक्टिंग टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ द वर्नाक्युलर, मतलब मैगजीन्स। मैगजीन्स में काफी इसके बारे में लिखा हुआ है। जीबी शॉ commenced his career as dramatist with। ड्रामेटिस्ट की तरह उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया वो किससे शुरू किया? द फिलैंडरर से, विडोवर्स हाउसेस से, मिसेस वैरेंस प्रोफेशन से, या डेविल्स डिसिप्लिन से? 793 का आंसर बताना जरा। मतलब ये आपने पढ़ा होगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। विडोवर्स हाउसेस। ये फर्स्ट प्ले था जीबी शॉ का जो स्टेज पर आया। ठीक है, ये फर्स्ट प्ले था जो स्टेज पर आया। Who among the following writers collaborated in the planning of the Irish National Theatre? किसने किसने आयरिश नेशनल थिएटर की प्लानिंग को कोलैबोरेट किया? A work which in the word of Yeats could not have been done at all without his knowledge of the stage. ये किया जॉर्ज मूर।
जॉर्ज मूर ने। चूज द न्यू इंग्लैंड ग्रुप ऑफ राइटर्स। न्यू इंग्लैंड ग्रुप ऑफ राइटर्स को चूज करना है। कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। न्यू इंग्लैंड ग्रुप ऑफ राइटर्स, ठीक है, इसमें आएंगे आपके जेम्स रसल लॉवेल, एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो, विलियम डीन हॉवेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, एफ आर लीविस वॉज अ चीफ एडिटर ऑफ। जो आपने अभी स्क्रूटनी पढ़ा ना, स्क्रूटनी, उसके चीफ एडिटर का नाम था एफ आर लेविस। क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी ग्रुप्स, ये लिटरेरी ग्रुप्स है, इसमें से ग्रुप्स डिराइव्ड इट्स फिलॉसफी, जिन्होंने अपनी फिलॉसफी को डिराइव किया है फ्रॉम जॉर्ज एडवर्ड्स मूर्स प्रिंसिपिया एथिका से, अपनी फिलॉसफी को डिराइव किया है। बाय फार द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स आर द प्लेजर्स ऑफ ह्यूमन इंटरकोर्स एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। जिसमें बात बेसिकली करी गई है ह्यूमन इंटरकोर्स के, एंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के एंजॉयमेंट की, प्लेजर की बात की गई है। इट इज दैट दे फॉर्म द रैशनल अल्टीमेट एंड ऑफ सोशल प्रोग्रेस। वो क्या फॉर्म करते हैं? रैशनल अल्टीमेट एंड ऑफ सोशल प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है ब्लूम्सबरी ग्रुप, और ये पहले भी चर्चा में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ब्लूम्सबरी ग्रुप है इसका नाम, अगर कोई एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, साथ ही साथ इसमें दो तीन क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रिंसिपिका एथिका किसी की है, प्रिंसिपिया एथिका किसकी है? जॉर्ज एडवर्ड मूर की। तो इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज वैसे भी बोली नहीं जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जीबी शॉ इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ हिज आइडिया ऑफ लाइफ फोर्स। कौन सा प्ले है जीबी शॉ में जो पहला स्टेटमेंट है अपने लाइफ फोर्स की आइडिया दे रहा है? आइडिया लगा के मुझे बताओ ये कौन सा होगा। द मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन। वेल, दिस इज मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन बाय जीबी शॉ। ठीक है, 1903 पब्लिश्ड। इसको फॉरेट ड्रामा कहते हैं। इसमें एक नोबल कैरेक्टर है जिसका नाम है एन वाइटफील्ड। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिसका नाम है, इसी में मैन एंड सुपरमैन में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोबल कैरेक्टर, नोटेबल या नोबल कैरेक्टर जो है इसका नाम है एन वाइटफील्ड। किसमें है? मैन एंड सुपरमैन में। किसकी है? आगे उसी पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एन वाइटफील्ड द नोबल कैरेक्टर, नोटेबल कैरेक्टर इन एन। हाँ, इसका आंसर ऊपर में यही होगा, जीबी शॉ के मैन एंड सुपरमैन। Select the correct group of writers belongs to the Bloomsbury group। देखो अब वही क्वेश्चन जो है आया है, इसमें फिलहाल अलग अलग बदलते रहेंगे। लिटन स्ट्रेची, वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉस्टर, रोजर फ्राई। इनको आप हर जगह एक एक बार रिवाइज करके चले जाना। Who amongst the following writers was deeply influenced by चार्ल्स डिकेंस एंड रोट क्रिटिकल स्टडी ऑफ चार्ल्स डिकेंस, जो कि 1898 में पब्लिश हुई? क्या नाम था इनका?
सो इनका नाम था जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग। जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग। Alpha of the Plough is the pseudonym of a great journalist and essayist. Identify him. ये पता होगा ना, क्वेश्चन नंबर 803, ये वाला क्वेश्चन पता होगा ना, बताना जरा। एजी गार्डनर, दूसरे क्वेश्चन का नाम भी, मतलब दूसरे क्वेश्चन में भी अल्फा ऑफ द प्लो किसकी है? एजी गार्डनर की। जीविशा कहाँ पैदा हुए? डबलिन में। रोड्रिक हडसन केम इन 1875 इज द फर्स्ट नोबेल ऑफ, किसकी है ये फर्स्ट नोबेल? ये फर्स्ट नोबेल है हेनरी जेम्स की। रोड्रिक हडसन जो है ये हेनरी जेम्स की नोबेल है। Ravenna, a poem which won the New Digit Prize in 1878, was written by Ravenna, किसके द्वारा लिखी गई? ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई। ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड रोट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट? अपने जेल के दिनों में उन्होंने लिखी थी बैलेड। ठीक है, द बैलेड ऑफ रीडिंग होल। द बैलेड ऑफ रीडिंग होल। Bernard Russell wrote which of the following books in collaboration with A.N. Whitehead in 1910? किसके साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने? प्रिंसिपिया मैथमेटिका के साथ। प्रिंसिपिया मैथमेटिका के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया। ठीक है, ये जो अब देखो आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे। और मॉडर्न पीरियड है अभी, और मॉडर्न पीरियड के बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। मैंने कल भी बताया था, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के बाद अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम। और उसके बाद हम आ जाएंगे लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म पर। वो शायद इम्पॉर्टेंट है, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे। और फिर हम आ जाएंगे रेटरिक एंड प्रोसोडी पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम आपको टेस्ट पेपर जो है करा देंगे। वैसे हम आपको अभी टेस्ट पेपर भेजेंगे, मिक्स जो टेस्ट पेपर होंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे इधर पे। एई बच्चे जो हैं वो उन्हें लग रहा है कि मैं वो तो भेज ही दूंगी पीडीएफ, तो इसीलिए क्लास में रुकते नहीं है, बट क्लास में रहना बहुत अच्छी बात है। जॉर्ज विलियम रसेल, एई जो है वो किसका स्यूडोनिम है? स्यूडोनिम का मतलब फॉल्स नेम जिससे कोई राइटर लिखता है। ठीक है, जॉर्ज विलियम रसेल। एई इज स्यूडोनिम ऑफ जॉर्ज विलियम रसेल। देखो इसमें आप इस क्वेश्चन को देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द बेस्ट नॉन लिटरेरी क्रिटिकल वर्क्स इज करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले तो आई होगी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोसडी, 6 essays ऑन जॉनसन, द आर्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से आपको लिखना है। Anthology of War Poetry, published in 1943, was edited by Anthology of War Poetry, published in 1943. किसके द्वारा एडिट की गई? ये एडिट की गई रॉबर्ट निकोल्स के द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मुझे मरना चाहिए मैं अपने बारे में सोचूंगी। इज अ फेमस सोनेट रिटन बाय वॉर पोएट जो है वो है रूपर्ट ब्रूक। अच्छा, इसमें आंसर्स छुपे नहीं है। रूपर्ट ब्रूक जो है, अब
वो तो हो गए रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक है साइफ्राइड सैसून, उनकी वॉर पोइट्री इज वाइबिड एंड ऑफन सैटारिकल, एक्सप्रेसिंग हिज बिटरनेस टुवर्ड हिपोक्रेसी एंड रोमांटिसिज्म। ठीक है, अब ये है आपका, इनका नाम है आपका साइफ्राइड सैसून, इसको आप लोग देख लेना। जॉन वेबस्टर एंड द एलिजाबेथन ड्रामा पब्लिश्ड इन 1916 was his only critical work. Who was the critic? क्रिटिक कौन था? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। ये आप लोग को इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे होंगे, हाँ पेन नेम कह सकते हैं उसको, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा मतलब सतही नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी इनको आपको आंसर्स बता दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देख लेंगे। आई एम नॉट कंसर्न विद पोइट्री, माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड द पिटी ऑफ वॉर, द पोइट्री इज इन द पिटी, ठीक है। हु रोट इन ऑन द वॉर पोइट्री, वॉर पोइट्री पे ये बात किसने लिखी है? अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉर पोइट्री पे बात कर रहे हैं, C.H. होरली ने लिखी, लेकिन रॉबर्ट ब्रूक का जो वो क्या, सॉरी, साइफ्राइड सैसून की जो बात थी, वो वाला पॉइंट जो था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो वॉर पोइट्री है वो वाइविड है, सटारिकल है, हिपोक्रेसी और रोमांटिसिज्म के बारे में बात करती है, उसके बिटरनेस के बारे में बात करती है, तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। Apparition, a poem, is a thumbnail portrait of thin-legged, thin-chested Robert Louis Steven, a fellow tubercular with whom he collaborated in several plays. वो कौन सा है? Apparition. विलियम अर्नेस्ट हेनली। Apparition के लिए कौन है? विलियम अर्नेस्ट हेनली। The Oxford Book of English Words under the pseudonym was written by, हाँ ये है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश, ये किसके फॉल्स नेम द्वारा लिखी गई, रिटन बाय, तो ये है आर्थर क्विलर कोच, आर्थर क्विलर काउच, द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। इसमें जो है ना वो बहुत पूछे गए हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस में ये बहुत पूछा गया है कि एक ग्रुप बताओ या फिर एक वो बताओ, मतलब मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे राइटर्स हैं ना, इसलिए अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे राइटर्स तो बढ़ेंगे ही, तो मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे राइटर्स हैं। सो लिखा हुआ, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंग्लिश सिंबलिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड सिंबॉलिक पोएम्स ऑफ येलो बुक एंड इट्स सक्सेसर द सेवॉय। सो ये अब इसमें जॉन डेविडसन है, लियोनल जॉनसन है, अर्नेस्ट टाउसन है, आर्थर साइमंस है, तो ये इनका एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप का मतलब आपको एक एक ग्रुप का लिखना पड़ेगा, सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। He is popularly called as the champion of orthodoxy. Orthodoxy का चैंपियन किसे कहा जाता है? Who wrote the fanciful work The Napoleon of Notting Hill? ये तो पता होगा क्वेश्चन। गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, ठीक है, कीथ चेस्टरटन। My task is by the power of the written word to make you hear, to make you feel. तुम्हें सुनाना, तुम्हें फील कराना, मेरे शब्दों से, मेरे शब्दों की पावर यही है। इट इज बिफोर ऑल टू मेक यू सी, और इन सबसे पहले बात आती है तुम्हें दिखाना। हु ओपाइन्स अबाउट हिज आर्ट ऑफ राइटिंग, कौन अपनी आर्ट ऑफ राइटिंग में इसका यूज करता है? इनका नाम है जोसेफ कर्नाड, ठीक है। जोसेफ कर्नाड पिछले पहले भी आए थे। डीप क्वेश्चंस नहीं होंगे, वही तो मैं कह रही हूँ, डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डीप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे भी नहीं। अब ये अब जैसे मॉडर्न पीरियड है वो तो कराना ही है, मतलब टॉपिक्स तो हमें पूरे कराने ही कराने हैं। चलो स्टार्टिंग के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो ले लेंगे। दीपशिका कह रही है सारे राइटर्स के मेजर वही तो, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबिस्टन कह रहे हैं 9-12 की बुक के जो अदर पोइट्स हैं उनसे रिलेटेड वर्क की प्रैक्टिस करवा दूं।
हाँ, वो तो करवानी पड़ेगी। इसके अच्छा इसके एक काम करते हैं हम, इसके जो सतही जो मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो कर लो, सारे रहने दो। ठीक है, ऐसे कर लो। सारे जितने भी उसके हैं, क्योंकि इसमें फिर हमारा टाइम जाएगा। वो तो मतलब वो तो आपको करने ही पड़ेंगे 9th एंड 12th की बुक के जो वो हैं। ठीक है। इनके जो जो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाएंगे, इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मुश्किल है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं इनको हम छोड़ के ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो जैसे ये है आपका यूलिसिस, अ ब्लैंक वर्स प्ले कम इन 1902 वाज रिटन बाय। ये किसने ब्लैंक वर्स प्ले जो 1902 में आया, ये किसके द्वारा लिखा गया? सो ये लिखा गया स्टीफन फिलिप्स के द्वारा। ठीक है, आज जो है ना इसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, हाँ एनसीईआरटी के राइटर्स भी मेधावी पढ़ने पड़ेंगे। ये एक एक काम एक इसको हो जाएगा, कल मैं करा दूंगी, कल मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन सारे करा दूंगी, इसके निकाल के आज जो है वो पढ़ लो। कल मैं इसको पूरा मतलब आपका करा दूंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के इसके करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। आज जो सिंपल क्वेश्चन है वो करा दो और कर लो, और उसके बाद हाँ, जो हमारे राइटर्स हैं उनके बारे में हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करा देंगे, मिक्स क्वेश्चंस। किंग लियर्स वाइफ अ पोएटिक ड्रामा वाज रिटन बाय। किंग लियर्स वाइफ किसने लिखा पोएटिक ड्रामा? ये लिखा है गॉर्डन बॉटमली ने। जो क्वेश्चन सिंपल है वो ही कर लो आप लोग, गॉर्डन बॉटमली ने लिखा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं मतलब एक साथ करने के लिए, तो इसलिए इतना कंफ्यूजन फैल गया है। डीएच लॉरेंस ने कहा था, चलो अपना माइंड को हल्का करो, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ले लेते हैं। आई ऑलवेज से माई मोटो इज आर्ट फॉर माई सेक, वन शेड्स और सिकनेस इन बुक्स। ये खुद के बारे में किसने कहा था? डीएच लॉरेंस। एबी थिएटर, एबी थिएटर की हम बात करें, जिसने पोइट्री को रिवाइव करने की कोशिश की स्टेज पर। एबी थिएटर ने क्या किया? पोइट्री को रिवाइव करने की कोशिश की, बट ही लैक्ड द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द ड्रामेटिस्ट। ये जो है स्टेटमेंट है, ये डब्ल्यू बी ईट्स का। डीएच लॉरेंस कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स थॉट एडवेंचर। कौन सी नॉवेल डीएच लॉरेंस ने थॉट एडवेंचर बोली? तो ये हमारी कैंगैरू, थॉट एडवेंचर बोला गया इसको। 1896 में लॉर्ड टेनिसन की डेथ पर किसने पोइट लॉरिएट बनाया? किसके द्वारा पोइट लॉरिएट बनाया गया? इनका नाम था एल्फ्रेड ऑस्टिन। फाइव मिनट्स अरे 5 मिनट्स फास्टर कैसे निकलेंगे? एक मिनट। आ, कुछ क्वेश्चंस इसमें थे स्टार्टिंग में। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करा देती हूँ, काफी मतलब सिंपल, जिससे जो थोड़े इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको करा देती हूँ ऐसे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
वन लाइनर में मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ इसमें। पहली बुक है, जो 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 इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। टोल्ड बाय एन इडियट। टोल्ड बाय एन इडियट किसकी बुक है, कोई बताएगा? मैं वन लाइनर में आपको करा देती हूँ, इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देती हूँ, जो जिनको पूछे जाने की संभावना है। और ये आपका पोस्ट मॉडर्न के हैं ये राइटर सर। टोल्ड बाय एन इडियट आई 1929 में, और ये लिखी गई रोज मैकॉले के द्वारा। ये किसने लिखी? रोज मैकॉले ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉर्ट ऑफ लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं करा देती हूँ। अ सॉर्ट ऑफ लाइफ, अ सॉर्ट ऑफ लाइफ जो है ये कैथोलिक नॉवल है, किसके द्वारा लिखी गई? फेमस है कैथोलिक नॉवल। ये लिखी गई है वैसे 1977 में, किसके द्वारा लिखी गई? राइटर क्या कौन है इसके? ग्राहम ग्रीन। ठीक है, इसके राइटर हैं ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन की जो फर्स्ट नॉवल थी, यहीं पे लिख लेंगे, ग्राहम ग्रीन की जो फर्स्ट नॉवल थी, फर्स्ट नॉवल जो थी इनकी, वो थी द मैन विद इन। द मैन विद इन। द मैन विद इन। ठीक है, ग्राहम ग्रीन की जो फर्स्ट नॉवल थी। ग्राहम ग्रीन इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट राइटर बनते हैं आकर के। इनकी एक नॉवल है, इनकी नॉवल है, वो मैक्सिको में लोकेट की गई, मतलब वो मैक्सिको में मिली। तो उस नॉवल का नाम है इसका द पावर ऑफ द ग्लोरी। तो ये लिख लो, द पावर ऑफ द ग्लोरी। ये ग्राहम ग्रीन की है। मैक्सिको में लोकेट की गई, लोकेटेड इन मैक्सिको, लोकेटेड इन मैक्सिको। ग्रीन की जो है ना, मतलब बेसिकली ग्रीन की काफी सारी ऐसे नॉवेल्स हैं जो फेमस हैं, जो चर्चा में है बाद में। ठीक है, इनकी और नॉवेल्स में पावर ऑफ ग्लोरी हो गई, एक तो इनकी द मैन विद इन हो गई, अ शॉर्ट ऑफ लाइफ हो गई, एक हो गई द हार्ट ऑफ द मैटर। द हार्ट ऑफ द मैटर। द हार्ट ऑफ द मैटर, ये भी ग्राहम ग्रीन की है। ग्रीन लिख दिया मैंने। ये लोकेट अलग जगह की गई है, वेस्ट अफ्रीका में। इनके साथ ये प्रॉब्लम थी, इनकी अलग अलग जगह नॉवल इन्होंने लिखी है। ये मैं आपको ऐसे ही नोट्स जो है वो भेज दूंगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस लिख लो। हाँ, ये जो है आपका डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम, ये किसकी नॉवल है?
to the music of time. एंथनी पॉवेल का है ये। और आज मैं लिख के कराऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा आपका। मैं आपको ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस बता देती हूँ। कल मैं आपका ये जो है ना लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लिटरेचर के, कल मैं आपको सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा देती हूँ। आज आप लोग जो है यू कैन लीव द क्लास, तब तक मैं अपना मटेरियल तैयार करवा लेती हूँ। कल मैं बता देती हूँ क्योंकि ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर मैं ऐसे कराऊंगी। ठीक है, शाम वाली क्लास में थोड़े से इसके और क्वेश्चंस कराएंगे और अमेरिकन और अदर ब्रिटिश लिटरेचर्स के क्वेश्चन जो हैं वो कराएंगे। ठीक है, ओके गाइस, अभी मैं लीव कर रही हूँ। यस ईरम, यस बोलो। अच्छा, मैं नोट्स भेज दे रही हूँ आपको, आप नोट्स जरूर देख लीजिए एक बार। यूट्यूब पर अभी क्लास जो है बंद चल रही है। यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही है अभी, कोई भी नहीं ले रहा है। मैं अपने चैनल पे शुरू भले ही कर दूं, वैसे तो अड्डा पे तो नहीं चल रहा है अभी कोई भी क्लास। इवनिंग में आरती इंग्लिश मंत्रा जो मेरा चैनल है उस पे तो हम ग्रामर करवा रहे हैं, तो आज से मैं ग्रामर शुरू कर रही हूँ स्पेशली। ठीक है, चलो।